वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम लेकर आ गए हैं तेलुगु में बनी एक खतरनाक हॉरर मूवी जिसका नाम है वलारी। ये कहानी है एक लड़की की जिसने बचपन में घिनौना काम कर दिया था और बड़ी होते होते वो उस बात को भूल गई जो उसने बचपन में किया था। अब वो अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती है, लेकिन वो जिस घिनौने पास्ट को भूल गई थी वो पास्ट उसे नहीं भूला था। उसे एक अंगूठी मिलती है और वो अंगूठी उसकी जिंदगी का रुख बदल देती है। कुछ ऐसी अमानुष्य चीजें होती हैं उसके साथ जिससे उसकी जान को खतरा हो जाता है। ये लड़की आखिर है कौन और बचपन में उसने ऐसा क्या किया? वो कैसा घिनौना सच है और क्या इस लड़की की जिंदगी में फिर से खुशी आई? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में एक घर को दिखाते हैं जहां पर एक कपल रहते हैं। अचानक पति के सामने एक 13 साल की लड़की आ जाती है जो बिल्कुल भूत लगती है। वो बोरी सिलने वाली सुई से उसका कत्ल कर देती है। ऊपर इस आदमी की पत्नी मरी पड़ी होती है। इस कपल का एक बेटा भी है पर पता नहीं उसकी क्या हालत हुई। अगली सुबह वहां पर पुलिस आती है और 13 साल की वो लड़की सरेंडर हो जाती है। इस लड़की ने ऐसा क्यों किया ये क्लाइमेक्स में एक ड्रावनी ट्विस्ट के साथ आपको पता चलेगा। कट करके दिव्या नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो अपने पति कार्तिक के साथ रहती है, जो कि एक शिप का कैप्टन भी है। दिव्या को अक्सर ड्रावने इल्यूजन्स आते हैं। दरअसल बचपन में उसके साथ एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो बीती बातें भूल गई थी। वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हुई है। दिव्या और कार्तिक का एक बेटा भी है जिसका नाम है सचिन। एक दिन तीनों कार्तिक के दोस्त के घर डिनर पे जाते हैं। कार्तिक बताता है कि वो इस शहर से दूर कहीं और जाकर रहना चाहता है। कार्तिक के दोस्त की बेटी सचिन के साथ मिलकर कुछ ड्राइंग्स करती है। अब सचिन की ड्राइंग को देखकर तो कार्तिक चौंक जाता है, लेकिन वो दिव्या को नहीं दिखाता क्योंकि वो और घबरा जाएगी। दरअसल सचिन की ड्राइंग में एक लड़की ने 2 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डाला होता है। इसके कुछ दिन के बाद कार्तिक, दिव्या और सचिन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि कार्तिक शिप में कैप्टन है तो वो लॉन्ग ट्रिप पर चला जाता है। दिव्या घर कोई नहीं सचिन को भी संभालती है। एक दिन सचिन को स्कूल ले जाते वक्त वो एक बड़ा घर देखती है जो कि उसे बहुत सुंदर लगता है। वो उसकी फोटो भी ले लेती है। इसी बीच सचिन को उस जगह के पास एक अंगूठी मिलती है जिसको वो उठाकर रख लेता है। जब कार्तिक घर आता है तो दिव्या उसे बड़े घर की फोटोज दिखाती है और कहती है कि ये घर मुझे बहुत ही पसंद है। सचिन ने उस अंगूठी को एक जगह पर रखा होता है और उस जगह पर दरारें पड़ने लग जाती है। अगली सुबह सचिन स्कूल चला जाता है और कार्तिक अपने काम पे। दिव्या अपनी फ्रेंड के साथ फोन पर होती है तो अचानक मिक्सी चलने लग जाती है। दिव्या सोचती है कि शायद मिक्सी में कोई प्रॉब्लम होगी। इतने में न जाने वो अंगूठी पता नहीं कहां से उड़ के आ जाती है और दिव्या के पास गिरती है। दिव्या को थोड़ी घबराहट भी होती है पर वो सोचती है ऐसे ही हो गया होगा और अंगूठी को कचड़े में डाल देती है। शाम को जब कार्तिक और सचिन घर आते हैं तो दिव्या बर्तन धो रही होती है। अचानक बिजली चली जाती है। दिव्या घबरा कर मुड़ती है तो उसके पीछे वो बड़ा घर दिखता है। इतने में कार्तिक आ जाता है तो तब दिव्या का डर कम हो जाता है। दिव्या ये सोचकर परेशान होने लग जाती है कि मेरा उस घर से वास्ता क्या है और मुझे वो घर दिख क्यों रहा है। डिनर करते वक्त दिव्या को उसकी फ्रेंड का वॉइस मैसेज आता है कि तुमने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जो बड़ा घर डाल रखा है ना, क्या तुम इसको खरीदने वाली हो? दिव्या चौंक कर अपना स्टेटस देखती है क्योंकि उसने तो अपना स्टेटस चेंज ही नहीं किया था। उसे लगता है कि शायद ये सचिन की शैतानी होगी। इतने में सचिन को हिचकी आती है तो दिव्या पानी लेने के लिए जाती है। तब दिव्या का फोन रिंग करता है और सचिन उसे उठाकर कान में रखता है। वो डर जाता है क्योंकि एक डरावनी आवाज आ रही होती है। कुछ ही देर में उस बड़े घर की फोटोज अपने आप ही मोबाइल का वॉलपेपर बन जाती है। अब अगले दिन दिव्या ऑटो में सचिन के स्कूल जाती है। वो ऑटो से उतरती है तो ड्राइवर कहता है कि मैडम ये बड़ी सुई आपकी है क्या? ऑटो में गिर गई थी। वो भी कह देती है हाँ मेरी है। कहकर वो बोरी सिलने वाली उस बड़ी सुई को उठाकर अपने बैग में रख लेती है। दोस्तों ये वही सुई है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिससे उस लड़की ने एक आदमी को मार डाला था, याद है ना आपको? पर सवाल यह है कि ये दिव्या के पास कैसे आई। खैर ये तो बाद में पता चलेगा। अब दिव्या के फोन का स्क्रीन खराब हो जाता है तो वो एक मोबाइल रिपेयर शॉप में जाकर उसे ठीक करवाती है। फिर दिव्या उस एरिया के रजिस्टर ऑफिस जाकर एक स्टाफ को 500 रुपए देती है और उससे बड़े घर की डिटेल्स ले लेती है। तब कार्तिक कॉल करके पूछता है कि अरे 4 बज गए हैं, तुम सचिन को स्कूल से लाई नहीं किया अभी तक? अब दिव्या को याद आता है कि मैं तो सचिन को पिकअप करना भूल ही गई। वो तुरंत एक ऑटो में स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे ऐसा इल्यूजन होता है कि सचिन उसके पास बैठा हुआ है और एक हाथ आकर दिव्या को टच करता है। दिव्या घबरा कर चिल्लाती है तो ड्राइवर बिल्कुल शॉक में ऑटो का कंट्रोल ही खो देता है और एक लॉरी से टकरा जाता है। इसमें दिव्या को बहुत चोट आ जाती है। अब अगले सीन में वो हॉस्पिटल में होती है और कार्तिक उसके पास बैठा होता है। डॉक्टर भी बताते हैं कि घाव जल्दी बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ लगता है दिव्या को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाइए इनको। फिर कार्तिक सचिन को लेकर घर आ जाता है और तब कृष्णन नाम का एक साइकेट्रिस्ट दिव्या से मिलने आ जाता है। दिव्या को उसका बर्ताव बहुत ही अजीब लगता है। दिव्या पानी पीती है तो उसके ओंठ पर लगे पानी को कृष्णन पोंछ देता है। वो दिव्या को दर्शनी कहकर पुकारता है। दिव्या कहती है मेरा नाम दर्शनी नहीं दिव्या है। ओह सॉरी दिव्या, एक काम करो तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। अब यहाँ पर कार्तिक परेशान है कि दिव्या के मन में क्या है जो वो अक्सर इस तरह का शॉक हो जाती है। वो दिव्या के फोन पर उस बड़े घर की कई फोटोज को देख सोचता है वो
अगर मैंने वो घर रेंट पे ले लिया और दिव्या को वहां पर ले गया तो शायद उसकी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये सोचकर वो उस घर के ओनर के पास जाता है जिसका नाम मुर्गन होता है, पर वो कहता है कि सर आप शायद उस घर के बारे में नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बचकानी बातें कर रहे हैं। कार्तिक कहता है देखिए मैं तो अलग किस्म का इंसान हूँ, मुझे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं है, ये सब इंसानों की बनाई बातें हैं और कुछ भी नहीं। आप एक काम करिए, कैसे भी करके मुझे वो घर रेंट पे दे दीजिए। मुर्गन को और क्या चाहिए था, वो भी मान जाता है, पर पूछता है कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। और जब कार्तिक दिव्या बताता है तो वहां नारियल छिलने वाला आदमी अपने हाथ ही काट देता है। ओ माय गॉड। यहाँ कृष्णन फिर से दिव्या से मिलता है और पूछता है ये बड़ी सुई आपके पास आई कैसे। दिव्या कहती है मुझे नहीं पता, ऑटो ड्राइवर ने मुझे दिया और मैंने रख लिया, ये मेरी नहीं है वैसे। कृष्णन बताता है कि यही तो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी नहीं है उसे आप अपनी चीज समझकर फालतू में ही तनाव में पड़ जाती है। मन को साफ रखने की कोशिश कीजिए। कृष्णन उसे कई काउंसलिंग सेशंस भी देता है जिससे उसकी हालत थोड़ा सुधर भी जाती है। कुछ ही दिनों में दिव्या के घाव पूरी तरह से भर जाते हैं और उसे घर भेज दिया जाता है। अब यह परिवार उस नए घर में रहने लग जाता है जिसे दिव्या ने पसंद किया था। और सच में यार ये घर किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता, हर तरफ मकड़ी के जाल, ये डरावनी चीजें। पर दिव्या को तो इस घर से प्यार था, वो बड़े चाव से इस घर की साफ सफाई में लग जाती है। वहां पर कुछ फोटोज होती है। दिव्या एक बूढ़ी की फोटो को साफ कर रही होती है तो उसे लगता है कि वो बूढ़ी उसके पीछे खड़ी है, लेकिन असल में वहां कोई नहीं होता। फिर वो घर की जरूरत की चीजें खरीद कर सब कुछ सेट कर देती है। अब दिव्या बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे लगता है कि कोई उसे बाथटब में दबा रहा है। दिव्या बहुत डर जाती है, लेकिन तब तक कार्तिक आकर उसे शांत करता है। उस रात दिव्या जब बाथरूम जाती है तो कोई दरवाजे पर पीटता भी है। दिव्या घबराकर दरवाजा खोलती है कि शायद कार्तिक होगा, पर कार्तिक तो गहरी नींद में है। दिव्या भी डरकर कार्तिक से चिपक कर सो जाती है। अब अगले दिन गांव में एक मेला लगा होता है। दिव्या मार्केट जाती है तो वहां के दुकानदार दिव्या को देखकर पता नहीं क्यों चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम वापस कैसे आई। दिव्या कृष्णा की एक मूर्ति खरीदती है जिसे दुकानदार एक न्यूज़पेपर में लपेट कर देता है। फिर दिव्या उस पुराने न्यूज़पेपर में छपे न्यूज़ को पढ़कर पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि एक 13 साल की लड़की ने एक बड़ी सुई से अपने पेरेंट्स को मार डाला था। अब ये देखकर दिव्या की धड़कन रुक जाती है। वो घबराकर कृष्णन को कॉल करती है जो किसी मेले में होता है, पर वो झूठ कहता है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। अब दिव्या के मन में कई सवाल उठ जाते हैं। उसके बाद रात भर दिव्या सो नहीं पाती क्योंकि उसे बुरे सपने आते रहते हैं। एक दिन हॉल से कुछ आवाजें आती हैं तो वो जाकर देखती है। हॉल के कोने में सचिन खड़ा होता है। दिव्या उसे जबरदस्ती खींचकर कमरे की ओर लेकर जाती है तो वो कहता है तुम्हारा बेटा कमरे में है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ये कहकर वो अपने हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। दिव्या फिर शॉक होकर कमरे में जाकर देखती है तो उसका बेटा सचिन वहीं सो रहा होता है। पता नहीं क्या हो रहा है, पर दिव्या का सर चकराने लग जाता है कि क्या है ये। अगले दिन वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर इस घर के डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है, जिससे दिव्या को पता चलता है कि इस घर में 2 लोगों का कत्ल हुआ है और उसमें से एक की शक्ल हूबहू साइकेट्रिस्ट कृष्णन जैसी दिखती है। दिव्या बिल्कुल कांप उठती है। जब कार्तिक घर आता है तो वो उसे पूरी बात बताती है और पूछती है वो साइकेट्रिस्ट आखिर है कौन। तुम्हारे कहने पर मैंने उससे ट्रीटमेंट ली थी, बताओ कौन है वो। पता नहीं मुझे उस आदमी पर गड़बड़ क्यों लग रही है कुछ। कार्तिक तुरंत हॉस्पिटल कॉल करता है तो वो बताते हैं कि हमने आपकी वाइफ के लिए कोई साइकेट्रिस्ट अरेंज किया ही नहीं था। कार्तिक समझ नहीं पाता कि दिव्या को जो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग कर रहा था वो है कौन या फिर वो था कौन। इस राज को जानने के लिए वो घर के ओनर मुर्गन के पास जाते हैं। दिव्या को देखते ही मुर्गन बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है बेटी तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। फिर वो बताता है कि इस गांव में जकम्मा नाम की एक साहसी औरत रहती थी जो न सिर्फ बलवती थी बल्कि अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत भी रखती थी। जब वो प्रेग्नेंट थी तो अपने गांव के मंदिर में जो उत्सव हुआ था उसमें जकम्मा ने पास के गांव के एक काबिल लाठीबाज के साथ खतरनाक लड़ाई की और उसमें वो जीत भी गई थी। फिलहाल आप लोग जिस घर में रह रहे हैं वो कभी जकम्मा का घर था। दिव्या पूछती है कि आप जकम्मा के क्या लगते हैं। मुर्गन कहता है कि मैं जकम्मा का भाई हूँ। मतलब आप फिर मेरे मामा हुए ना। मुर्गन कहता है हाँ। अब दिव्या अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती है, पर वो इस कहानी को और नहीं सुन सकती और बाहर चले जाती है। लेकिन कार्तिक जो ये समझ चुका है कि दिव्या का इस घर के साथ करीबी रिश्ता है, वो मुर्गन से कहता है कि मैं अच्छे दाम देकर इस घर को खरीद लेना चाहता हूँ। मुर्गन भी मान लेता है, लेकिन दिव्या इस घर को नहीं खरीदना चाहती। फिर वो घर जाते हैं पर दिव्या के साथ अमानुष्य चीजें होती है। वो केक बनाकर सुई को उसके अंदर घुसाती है तो अंदर से खून निकलता है। तभी सचिन केक खाने आता है, लेकिन दिव्या अपने दिमागी संतुलन को खो देती है और सचिन पर सुई से हमला कर देती है। ऐन वक्त पर कार्तिक फिर उसको बचा लेता है। वो दिव्या पर चिल्लाता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, अपने बेटे को मार दिया था तुमने, देखा नहीं क्या। तब दिव्या को होश आता है और वो बहुत रोती है कि पता नहीं मैं क्या करने जा रही थी, मैं अपने कंट्रोल में नहीं थी। तब डर के मारे सचिन को दौरा पड़ जाता है और वो गिर पड़ता है। कार्तिक उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। कार्तिक वापस आकर दरवाजा खोलता है, लेकिन इस बार भी दिव्या बाहर नहीं निकल पाती और दरवाजा अचानक फिर बंद हो जाता है। दिव्या भी अंदर से कहती है कि मेरी चिंता छोड़ो, पहले सचिन को हॉस्पिटल लेकर जाओ। और फिर कोई रास्ता न पाकर कार्तिक सचिन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ दिव्या बेबस होकर चिल्लाती है कि कौन हो तुम, मुझसे चाहते क्या हो। तब दिव्या के सामने एक खतरनाक सच खुलता है। दरअसल दिव्या का असली नाम दर्शनी है।
जो आदमी दिव्या का साइकेट्रिस्ट था यानी कृष्णन, वो दिव्या का पिता था और दिव्या की माँ थी जकम्मा। दर्शनी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था जनार्दन। इनका खुशहाल परिवार इसी घर में रहता था। ऐसे में एक दिन दर्शनी सयानी हो जाती है, जिसके लिए कृष्णन और जकम्मा एक रस्म करना चाहते हैं। वो कृष्णन के माता पिता को इसका इनविटेशन देने जाते हैं और घर पर उस दिन दर्शनी और जनार्दन अकेले होते हैं। अब क्योंकि दर्शनी बड़ी हो गई थी तो उसे एक अलग जगह पर बैठाया जाता है। वो जनार्दन से कहते हैं कि तुम दीदी के पास ही रहना, उसे अकेला मत छोड़ना, ठीक है। पर जनार्दन को ऊपर के कमरे में रखा हुआ एक इंडियन मेड लॉकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। वो हमेशा उसे खोलने की कोशिश करता रहता था, लेकिन इस लॉकर की 3 चाबियां हैं जिसके बिना इसको खोला नहीं जा सकता। ये लॉकर इतना स्ट्रांग है कि इसको तोड़ा भी नहीं जा सकता। इसे खोलने का तरीका इतना मुश्किल होता है कि उसका एक बहुत बड़ा मैनुअल होता है। उस बुक को पढ़कर जनार्दन लॉकर को खोलकर खेल रहा होता है। अचानक बिजली चली जाती है और जनार्दन घबराकर लॉकर को खुला छोड़कर अपनी दीदी के पास आ जाता है और कहता है कि दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा आपसे। तब घर में एक आदमी कदम रखता है। वो कोई और नहीं, मुर्गन था। मुर्गन हमेशा से इस घर के लॉकर को तोड़कर इसमें रखे पैसे चुराना चाहता था और आज उसे मौका मिल गया था और लॉकर भी खुला हुआ है। मुर्गन को देखकर ये दोनों बच्चे डर के मारे छिप जाते हैं। दर्शनी बाथरूम में छिप जाती है तो जनार्दन बेड के नीचे, पर वो मुर्गन जनार्दन को देख लेता है। मुर्गन एक पेडोफाइल है जो बच्चों के साथ बुरी चीजें करने से डरता नहीं। वो जनार्दन के साथ बहुत बुरा करता है। इतने में जकम्मा और कृष्णन घर आ जाते हैं। कृष्णन ने शराब पी ली थी तो वो नशे में होता है, लेकिन जकम्मा आते ही बच्चों को ढूंढने लग जाती है कि कहाँ गए। तब ऊपर के कमरे से आवाज आती है और वो ऊपर जाती है। तब उसे अपने भाई मुर्गन का असली रूप दिखता है और वो अपने बेटे को उस दरिंदे से बचाने के लिए भागती है। मुर्गन जनार्दन को उस लॉकर में बंद कर देता है। जकम्मा मुर्गन को मारने लग जाती है क्योंकि उसने चाबियों को लॉकर के अंदर ही रखकर बंद कर दिया था। अब इस लॉकर को कोई नहीं खोल सकता। जकम्मा तड़प उठती है कि अब मैं अपने बेटे को बाहर कैसे निकालूं। इतने में दर्शनी बाथरूम में रखी एक बड़ी सुई को लेकर बाहर आती है, पर इसी बीच मुर्गन एक कांच के टुकड़े से जकम्मा को मार डालता है। वो दर्शनी को भी खत्म करने के इरादे से उसे मारता है। तभी दर्शनी की चीख सुनकर कृष्णन को होश आता है और वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा होता है। इतने में दर्शनी खुद को मुर्गन से छुड़ाकर नीचे उतरती है। दोनों टकरा जाते हैं, जिसमें गलती से वो सुई जो दर्शनी के हाथ में थी वो कृष्णन को लग जाती है और वो मर जाता है। फिर मुर्गन उस सुई को निकालकर दर्शनी के हाथ में देता है। दर्शनी बेचारी इस पूरी घटना से एकदम सुन्न हो चुकी थी और घर के कोने में बैठ जाती है। जब पुलिस आती है तो वो दर्शनी को ही कातिल समझकर उसे पकड़ लेते हैं और आज तक सब यही सोचते हैं कि दर्शनी का छोटा भाई जनार्दन लापता है। ये सारे दृश्य दर्शनी यानी दिव्या को दिखते हैं। अब दिव्या समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स और छोटे भाई को मुर्गन ने मार डाला। उसका भाई उसी लॉकर में है, लेकिन हाँ, लॉकर के अंदर उसकी अब लाश होगी। ये सब जानकर दिव्या अपने भाई के बारे में सोचकर बहुत रोती है। तब कार्तिक आ जाता है और कहता है सचिन ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था तो मैंने सचिन को तुम्हारे मामा मुर्गन के घर पर ही छोड़ दिया है। अब दिव्या चिल्लाती है कि ये क्या करके आ गए हो तुम। वो गुस्से में तुरंत मुर्गन के घर जाती है। वो जानती है कि मुर्गन सचिन के साथ भी वही करने वाला है जो उसने जनार्दन के साथ किया, पर ऐन वक्त पर वो मुर्गन के घर पहुंच जाती है। वो मुर्गन को पीटती है कि पैसों के खातिर तुमने अपनी बहन को मार डाला, मेरे छोटे भाई को अपनी गंदी हरकत का शिकार बनाया। तुम्हारी वजह से आज मेरे माता पिता नहीं रहे और आज मैं तुम्हारे किए कि तुम्हें पूरी सजा दूंगी। कहकर दिव्या मुर्गन के हाथ पैर बांधकर एक जगह लिटा देती है और कहती है जिस लॉकर के लिए तुमने इतने घिनौने काम किए थे ना, अब तुम्हारी मौत भी उसी लॉकर से होगी। ये कहकर कार्तिक और दिव्या ऊपर रखे हुए लॉकर को मुर्गन पर गिराकर उसे मार डालते हैं। पुलिस और मीडिया इसे एक्सीडेंट समझती है। इस घर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है और कार्तिक और दिव्या अपने बेटे को लेकर कहीं और चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों इस मूवी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।